Today we are going to start a new chapter that is स्थिर विद्युतिकी। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आपके भौतिक विज्ञान का प्रथम अध्याय, इसका नाम है स्थिर विद्युतिकी। सबसे पहले स्थिर विद्युतिकी स्टार्ट करने से पहले मैं इस चैप्टर के बारे में आपको बता देता हूँ कि स्थिर विद्युतिकी चैप्टर है आपका, उसका वेटेज है 7 मार्क्स का। आपकी बोर्ड की जो परीक्षा होती है उसमें ये 7 मार्क्स के जो क्वेश्चन होते हैं वो स्थिर विद्युतिकी से पूछे जाते हैं, जिसमें से आपके शॉर्ट आंसर के भी आते हैं एक क्वेश्चन, एक लॉन्ग आंसर का भी आता है। ऐसे कुल मिला के कुल 7 मार्क्स का ये चैप्टर आपका कवर अप करता है। इस स्थिर विद्युतिकी के अंदर आपको कुल 4 चैप्टर पढ़ने हैं। कौन कौन से? जैसे विद्युत क्षेत्र जो आपका अध्याय नंबर 1 है आपकी 12th की बुक का। सेकंड आपको पढ़ना है गाउस का नियम और उसके अनुप्रयोग। तीसरा है आपका विद्युत विभव और चौथा चैप्टर आपका संधारित्र। ये चारों चैप्टर जो आते हैं वो आते हैं स्थिर विद्युतिकी के अंदर। स्थिर विद्युतिकी का जो ओवरऑल जो मार्क्स है वो कितना है आपका 7 मार्क्स का। ठीक, ये तो वो आपका बेसिक चैप्टर का इंट्रोडक्शन कि चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं वो कितने मार्क्स का है और इसके अंदर क्या क्या कवर अप करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले अपन इस चैप्टर का जो मीनिंग है, वास्तविक मीनिंग, उसको समझने की कोशिश करते हैं। स्थिर विद्युतिकी, इसका मतलब क्या होता है? स्थिर विद्युतिकी में नाम से पता चल रहा है, स्थिर का मतलब होता है रुका हुआ और विद्युतिकी का मतलब होता है आवेश। ठीक है, अगर हम इसको पूरी तरीके से बोले तो इस तरीके से बोल सकते हैं कि आवेश जो कौन सी अवस्था में होगा आपका, रुका हुआ। ठीक है, अब आवेश का मतलब क्या होता है? आवेश अभी आपके लिए एक नया वर्ड है जिसका वास्तविक में जो मतलब होता है वो होता है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन तो आप लोगों ने सुना ही होगा, क्लास 11th के अंदर 10th के अंदर इसके बारे में डिस्कस करते रहते इलेक्ट्रॉन के बारे में। ठीक, तो इस चैप्टर का मीनिंग हुआ कि आवेश जो कौन सी अवस्था में रुका हुआ, मतलब एक रेस्ट कंडीशन में एक चार्ज है जिसके बारे में हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। ठीक है, सबसे पहले इस आवेश वर्ड को अपन समझते हैं। आवेश है क्या, इसके गुणधर्म क्या होते हैं और ये कितने प्रकार का होता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आवेश से। सबसे पहले आवेश क्या होता है? ठीक है, इस आवेश को समझने के लिए मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट बताता हूँ जिससे आपको एक समझ में आएगा कि आवेश वास्तविकता में क्या है। जैसे आपने द्रव्यमान सुना होगा, ठीक है, द्रव्यमान सुना होगा, लंबाई सुनी होगी, समय सुना होगा। आवेश क्या है इसको समझने के लिए कि हम लोग एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। जैसे आप लोगों ने बचपन में एक एक्सपेरिमेंट किया होगा कि हम लोग क्या करते हैं, एक प्लास्टिक या ग्लास की एक रॉड लेते हैं। ये आपकी रॉड हो गई जो या तो ग्लास की होगी या किसकी होगी, आपकी प्लास्टिक की। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या करते हैं, इस रॉड को हम लोग किसी फर से या फिर कोई स्किन हो जाए, कोई सिल्क का क्लोथ हो, उसके साथ हम इसको क्या कराते हैं, इसको रब करवाते हैं, मतलब इसको घर्षण करवाते हैं। ठीक है, फिर हम इसको क्या करते हैं, एक और ऐसी की ऐसी रॉड लेते हैं सेम ग्लास की, इसको फिर से हम लोग रब करवाते हैं किसी सिल्क के या फिर फर के स्किन के साथ में। जब इन दोनों रॉडों को पास में रखते हो तो हम ये देखते हैं कि दोनों रॉड एक दूसरे को क्या करने लगी है, प्रतिकर्षित करने लगी है। दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रही है। ठीक है, अब उसी तरीके से एक और एक्सपेरिमेंट किया हम लोगों ने। एक एबोनाइट एक मटेरियल होता है जो आप लोगों ने सीखा होगा केमिस्ट्री के अंदर, एबोनाइट लिया हम लोगों ने। ठीक है, इस एबोनाइट की रॉड को, ये आपकी एबोनाइट की रॉड है, इस एबोनाइट की रॉड को हमने फिर से क्या किया, हम लोगों ने कैट की स्किन ले लेते हैं। अब इस बार किसकी स्किन ले लो, बिल्ली की जो स्किन होती है, फर वाली स्किन होती है, उसके साथ इसको रब करवाया, मतलब घर्षण करवाया। फिर हमने एक और एबोनाइट लिया, उसको भी हमने बिल्ली की स्किन से क्या करवाया, हमने इसको साथ घर्षण करवाया। इन दोनों एबोनाइट को रॉड को भी जब पास में रखा तो हमने देखा कि ये भी एक दूसरे को क्या कर रही है, आपकी प्रतिकर्षित कर रही है। ये भी एक दूसरे को क्या कर रही है, प्रतिकर्षित। इन दोनों एक्सपेरिमेंट के आधार पर उन्होंने सोचा कि जब दो वस्तुओं को घर्षण करवाते हैं तो वो या तो वो क्या करती है, प्रतिकर्षित करती है, या फिर वो क्या करती है, आकर्षित करती है। ठीक है, तो इस आकर्षण और प्रतिकर्षण के सिद्धांत पर ये माना गया कि वस्तु को जब किसी और वस्तु के साथ में घर्षण करवाते हैं तो उसके अंदर एक नई प्रकार की प्रॉपर्टी उत्पन्न हो जाती है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, आवेश। तो यहीं से इस आवेश नाम के वर्ड की उत्पत्ति हुई थी। तो आवेश सबसे पहले कैसे आया था, जब किसी दो वस्तुओं को या फिर किसी वस्तु को किसी और वस्तु के साथ घर्षण करवाते हैं तो उसके कारण से वह दूसरी वस्तु को या तो आकर्षण करने लग जाता है या फिर प्रतिकर्षण करने लग जाता है। इस गुणधर्म को हम लोगों ने क्या नाम दिया, आवेश। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी, इसकी डेफिनेशन बनेगी किसी वस्तु का वह गुणधर्म जिसके कारण वह दूसरी वस्तुओं को या तो आकर्षित करता है या फिर क्या करता है, प्रतिकर्षित। उसे क्या कहते हैं हम लोग, आवेश। उसे क्या कहते हैं, आवेश। ठीक है,
तो आकर्षण और प्रतिकर्षण के गुणधर्म पर यह माना गया कि आवेश वास्तविकता में दो प्रकार के माने गए, होते नहीं है। इन लोगों ने ऐसा माना है कि आवेशों को दो प्रकार माना गया है, क्योंकि या तो आकर्षण हुआ या फिर क्या हुआ, प्रतिकर्षण। ये कितने प्रकार के हो गए, दो प्रकार के, धनात्मक और ऋणात्मक। ठीक है, तो सबसे पहले एक बार फिर से मैं वापस रिवाइज करवा देता हूँ। आवेश के बारे में पढ़ रहे थे। आवेश क्या है, किसी वस्तु का वह गुणधर्म है जिसके कारण से वह दूसरी वस्तुओं को क्या करता है, या तो आकर्षित करता है या फिर क्या करता है, प्रतिकर्षित। ठीक है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, आवेश। और ये कितने प्रकार का माना गया है, दो प्रकार का। सर्वप्रथम सबसे पहला है आपका धनात्मक और सेकंड कौन सा है आपका, ऋणात्मक। ठीक, अब इस आवेश की गुणधर्म के बारे में आगे हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, तो आवेशों के गुणधर्म में सबसे पहला गुणधर्म है आवेशों के प्रकार। आवेश कितने प्रकार के होते हैं, अभी मैंने बताया जैसे दो प्रकार के होते हैं, धनात्मक और ऋणात्मक। ठीक है, धनात्मक आवेश की बात करें तो आप लोगों ने प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन के बारे में सुन रखा होगा। तो प्रोटॉन कैसा आवेश होता है, हम लोगों ने देखा है कि जब हम लोग न्यूक्लियस के बारे में पढ़ते हैं, नाभिक के बारे में, तो हम देखते हैं नाभिक के अंदर प्रोटॉन भी होता है और इलेक्ट्रॉन भी होता है। प्रोटॉन कैसा होता है आपका, पॉजिटिव होता है। इस प्रोटॉन के ऊपर जो आवेश का मान होता है वो होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। कूलम क्या है मैं आगे बताऊंगा अभी, लेकिन अभी के लिए याद रखो कि इसके ऊपर कितना आवेश होता है, 1.6 × 10⁻19 कूलम। ठीक, अब ऋणात्मक आवेश के बारे में बात करते हैं। तो ऋणात्मक आवेश कौन सा होता है आपका, इलेक्ट्रॉन, जो आप लोगों ने सुना होगा इसके बारे में भी। इसके ऊपर आवेश का मान होता है -1.6 × 10⁻19 कूलम। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की प्रकृति जो होती है वो ऋणात्मक होती है और प्रोटॉन की प्रकृति जो होती है वो कैसी होती है, धनात्मक होती है। मैंने यहाँ पर इन दोनों के द्रव्यमान भी लिखे हैं क्योंकि हमें आगे जाके इसकी जरूरत पड़ सकती है, इसीलिए मैं एक साथ इनको लिख लिया यहाँ पर। प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना माना गया है, 1.6 × 10⁻27 kg। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान माना गया 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम। वास्तविकता में देखें, इन दोनों कंपेयर करें दोनों के द्रव्यमानों को, तो किसका द्रव्यमान ज़्यादा होता है, प्रोटॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान की तुलना में बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, इसे कंपेयर करके आप देख सकते हो, ये 10⁻27 है और 10⁻31 है। दोनों को कंपेयर करो तो ये लगभग प्रोटॉन के मास से कहीं गुना कम आता है ये। ठीक है, अब ये इसकी पहली प्रॉपर्टी हो गई। आवेश दो प्रकार के होते हैं, धनात्मक और ऋणात्मक। अब इसकी अगली प्रॉपर्टी अपन पढ़ते हैं आवेशों के बारे में। आवेशों का मात्रक, जैसे अभी मैंने आपको बताया कूलम के बारे में, तो आवेश का जो ऐसा ही मात्रक होता है जो स्टैंडर्ड होता है, जैसे आप लोग मास को मेजर करते हो, द्रव्यमान को, तो आप लोग बोलते हो किलोग्राम। ठीक है, अगर आप लंबाई मेजर करोगे तो क्या करोगे, आप लोग मीटर यूज़ करोगे। उसी तरीके से आवेश को मेजर करने के लिए जो उसकी एसआई यूनिट है, मतलब सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट सिस्टम, अपन जो मात्रक की जो यूनिट पहचानते हैं वो कौन सी है आपकी, कूलम। ठीक है, तो आवेश का एसआई मात्रक कौन सा होता है आपका, कूलम होता है। इसके अन्य भी मात्रक होते हैं, अगर अपन बुक के अंदर देखें तो सीजीएस के अंदर ईएसयू और ईएमयू होते हैं। ईएसयू का मतलब होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, ठीक है, और ईएमयू का होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। ये दोनों सीजीएस के अंदर होते हैं। ठीक है, और इसकी एक और यूनिट होती है एम्पियर इंटू मीटर। जनरली 90% आप लोगों के यूज़ में आने वाली जो इकाई है वो कौन सी है आपकी, कूलम। सबसे ज़्यादा आपको कूलम ही दिखेगी। ठीक है, थोड़ा सा कन्वर्जन यहाँ पर दे रखा है, अगर याद है तो रखना। एक कूलम के अंदर 3 × 10⁹ ईएसयू होते हैं और एक ईएमयू में 3 × 10⁻10 कूलम होते हैं। तो सबसे बड़ी जो इकाई है ईएसयू, ईएमयू और कूलम में, वो कौन सी है आपकी, ईएमयू। ठीक है, चलो आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। इसकी अगली प्रॉपर्टी, आवेश एक अदिश राशि है। क्यों, क्योंकि इसकी कोई दिशा नहीं होती है। ठीक है, इसीलिए हम लोग इसे क्या कहते हैं, अदिश राशि। अगली प्रॉपर्टी है इसका, आवेश का मान वस्तु के वेग पर निर्भर नहीं करता है। ये इसलिए लिखा है क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा है कि जैसे द्रव्यमान जो होता है वो वस्तु के वेग पर निर्भर करता है, लेकिन आवेश का मान, किसी वस्तु का आवेश का मान उसके वेग पर निर्भर नहीं करता है, वो नियत रहता है। मतलब अगर कोई वस्तु गतिशील है या फिर रुकी हुई है, ठीक है, दोनों में आवेश का मान क्या रहेगा, समान रहेगा, कोई डिपेंडेंसी नहीं है। ठीक, अगली प्रॉपर्टी आवेश संरक्षण का नियम। ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, बोर्ड के अंदर लगभग पूछी भी जाती है कि आवेश संरक्षण से आप क्या समझते हैं, समझाइए इसके बारे में। तो देखो, संरक्षण का मतलब होता है नियत। संरक्षण का मतलब होता है नियत, अर्थात संरक्षण का बेसिक अगर आप मतलब देखो कहीं पर भी, तो जो मान किसी भी अभिक्रिया के पहले होता है उतना ही मान अभिक्रिया के बाद में होता है, उसे हम लोग बोलते हैं संरक्षण का नियम। तो किसी भी निकाय का कुल आवेश का मान क्या रहता है आपका, नियत रहता है। अर्थात आवेश को न तो आप उत्पन्न कर सकते हो, नहीं आप उसे नष्ट कर सकते हो। आवेश का मान हमेशा कैसा रहेगा आपका, संरक्षित रहेगा, नियत रहेगा। अर्थात किसी भी अभिक्रिया में, अभिक्रिया के पहले और अभिक्रिया के बाद में कुल आवेश का मान हमेशा कैसा रहेगा, नियत। ठीक है, इसको अपन एक उदाहरण के रूप में समझ सकते हैं। जैसे मैं आपको समझाता हूँ कि इधर देखना, जैसे मैंने आपसे बोला कि मान लो कि मेरे पास में एक सिस्टम है जिसका नाम है ए,
और एक और सिस्टम है बी। इस सिस्टम का कुल आवेश, मान लो इसके ऊपर आवेश है 10 कूलम, ठीक है, और इसके ऊपर आवेश है 20 कूलम, ठीक है। मैंने यहाँ पर इन दोनों के बीच में कोई अभिक्रिया करवाई और उसके बाद में सिस्टम ए का जो आवेश है वो हो गया आपका 15 कूलम। तो बताओ बी का कितना होगा, इस बी के ऊपर कितना आपका आवेश होगा, ये आपको ज्ञात करना है। तो आपने कॉमन सेंस लगाया और आपने बोला कि 10 यहाँ पर था और 20 यहाँ पर था, तो कुल कितना हो गया 10 + 20 दैट वुड बी 30। उसी तरीके से इसके ऊपर कितना है 15, तो अब कितना होगा इसके ऊपर 15, तो इसके ऊपर आवेश कितना आ गया आपका 15 कूलम। ये आपका आपने क्या किया, इसके ऊपर 30 है, किसी भी अभिक्रिया के पहले कुल आवेश कितना है 30, ठीक है। तो Q प्रारंभिक कितना हो गया आपका 30 और Q अंतिम क्या लिखोगे आप QA + QB, मतलब A पर आवेश और B पर आवेश, इस पे और इस पे इन दोनों आवेशों का मान 30 के बराबर ही होगा, ठीक है। तो QA का मान कितना है 15, तो 30 = 15 + QB, तो QB का मान आ गया आपका 15। योर आंसर। शायद आपको समझ में आ गया होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि किसी भी अभिक्रिया के पहले कुल आवेश का मान किसी भी अभिक्रिया के बाद में कुल आवेश के मान के बराबर होता है। ये इसकी प्रॉपर्टी है जिसे हम लोग बोलते हैं आवेश के संरक्षण का नियम, ठीक है। एक बार मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना। आवेश संरक्षण का नियम क्या कहलाता है, किसी भी निकाय का कुल आवेश का मान क्या रहता है, नियत रहता है, अर्थात आवेश का मान कुल मान किसी भी अभिक्रिया के पहले व बाद में क्या रहता है, समान रहता है, ठीक है। अच्छा, इसमें मैंने एक रिमार्क दिया है, क्या रिमार्क है, ध्यान से सुनना, कि आवेश का सबसे छोटा रूप जो होता है, हम लोग बार बार आवेश 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 पढ़ रहे हैं, आवेश कितना भी हो सकता है, 1 कूलम हो सकता है, 2 कूलम हो सकता है, 3 कूलम हो सकता है, 50 कूलम हो सकता है, लेकिन सबसे छोटा कितना होगा, तो आपको याद रखना है आवेश का जो सबसे जो न्यूनतम मान है, जो सबसे छोटा मान है वो है इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन से छोटा कुछ भी संभव नहीं है, ठीक है। तो आप लोग क्या याद रखोगे कि आवेश का सबसे छोटा रूप इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, अर्थात इलेक्ट्रॉन से छोटा कुछ भी संभव नहीं है। तो किसी भी वस्तु पर न्यूनतम कितना आवेश हो सकता है, इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन से छोटा कुछ भी संभव नहीं है, ठीक है। और एक इलेक्ट्रॉन का मतलब कितना हो गया, आवेश का न्यूनतम मान Q मिनिमम कितना लिखूंगा मैं, इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन का कितना मान होता है 1.6 × 10⁻⁻19, ठीक है, इतना आवेश होता है, ठीक। अच्छा, इलेक्ट्रॉन की एक और प्रॉपर्टी होती है जिसे आप लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि इलेक्ट्रॉन ही किसी सिस्टम से जुड़ सकता है, अर्थात किसी भी निकाय से जुड़ सकता है या फिर क्या हो सकता है, घट सकता है। इलेक्ट्रॉन के अलावा अगर आप प्रोटॉन को लो तो प्रोटॉन नहीं होता है, हमेशा क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ही होता है, ठीक है। मैं आपको एक उदाहरण के रूप में समझाता हूँ कि जैसे समझने की कोशिश करना कि फॉर एग्जांपल जैसे मान लो कि मेरे पास एक वस्तु थी, ठीक है, ये वस्तु उदासीन है, कैसी है आपकी, उदासीन। उदासीन का मतलब ये कह सकते हैं कि इसके ऊपर कोई आवेश नहीं है, नहीं, ऐसा कहना गलत है। अपन ये कहेंगे कि उदासीन का मतलब ये हो गया कि जितने इलेक्ट्रॉन हैं उतने ही क्या होंगे आपके प्रोटॉन, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन की वैल्यू क्या होगी आपकी, समान होगी। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि इसके ऊपर 100 इलेक्ट्रॉन है, तो प्रोटॉन भी कितने होंगे आपके, 100। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का मान क्या होगा आपका, समान, ठीक। अब मान लो कि इस वस्तु से मैंने कोई अभिक्रिया की, ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन मैंने हटा दिए, कितने इलेक्ट्रॉन हटा दिए मैंने, 4 इलेक्ट्रॉन मैंने क्या कर दिए, हटा दिए, मतलब -4 इलेक्ट्रॉन। सिर्फ इलेक्ट्रॉन, मैंने क्या बताया अभी, इलेक्ट्रॉन के पास में ही ऐसी प्रॉपर्टी होती, इलेक्ट्रॉन ही एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो किसी भी निकाय से जुड़ सकता है या फिर क्या हो सकता है, घट सकता है। अब मान लो कि मैंने 4 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, ठीक है, बताओ इसके ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन बचे। अब हमने देखा कि 100 में से 4 गए तो 96 इलेक्ट्रॉन बचे, और प्रोटॉन तो उतने ही है, प्रोटॉन के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं है, प्रोटॉन कितने हैं आपके 100, ठीक। चलो अब मुझे बताओ कि यहाँ पर 96 इलेक्ट्रॉन को 96 प्रोटॉन ने बैलेंस कर दिया, बचे कौन, 4 प्रोटॉन, कितने प्रोटॉन बचे, 4, मतलब, और प्रोटॉन कैसे होते हैं आपके, पॉजिटिव। इसका मतलब ये जो वस्तु हुई, जब इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद इसके पास में प्रोटॉन ज़्यादा है, मतलब प्रोटॉन पॉजिटिव होते हैं, मतलब ये बॉडी, ये जो ऑब्जेक्ट है 4 इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद कैसी हो गई आपकी, पॉजिटिव, मतलब ये वस्तु आपकी कैसी हो गई आपकी, धनात्मक, कैसी हो गई आपकी, धनात्मक,
मतलब क्या समझ में आया कि अगर किसी उदासीन वस्तु से इलेक्ट्रॉन की कमी कर दी जाए, किसी उदासीन वस्तु से इलेक्ट्रॉन की कमी कर दी जाए तो वस्तु कैसी हो जाती है, धनात्मक। ठीक है, उसी तरीके से हम लोगों ने क्या किया कि इसी वस्तु से हमें 4 इलेक्ट्रॉन को जोड़ दिया। अभी मैंने बताया कि या तो इलेक्ट्रॉन को जोड़ सकते हो या फिर क्या कर सकते हो, घटा सकते हो। तो अगर 4 इलेक्ट्रॉन अगर आपने क्या कर दिए, अगर बढ़ा दिए, तो अब जो इलेक्ट्रॉन हैं वो आपके कितने हो जाएंगे, 104 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और प्रोटॉन आपके 100 ही रहेंगे, क्योंकि प्रोटॉनों के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की है। तो 100 प्रोटॉन को 100 इलेक्ट्रॉन ने बैलेंस कर दिया, बचे कितने, 4 इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं आपके, नेगेटिव। तो ये वस्तु कैसी हो गई, अब ऋणात्मक हो गई है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि यदि किसी उदासीन वस्तु से इलेक्ट्रॉन को जोड़ दिया जाए तो वस्तु ऋणात्मक हो जाती है। इसका मतलब किसी भी उदासीन वस्तु को धनात्मक या ऋणात्मक हम लोग कर सकते हैं। अगर उससे इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे तो वस्तु धनात्मक, और उदासीन वस्तु में से इलेक्ट्रॉन जोड़ दोगे तो वस्तु ऋणात्मक हो जाएगी। यही मैंने इस प्रॉपर्टी के अंदर लिखा है। क्या लिखा है, ध्यान से देखना कि यदि जब वस्तु से इलेक्ट्रॉन की कमी कर दी जाए तो वस्तु, अर्थात इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो वस्तु कैसी हो जाती है, धनात्मक हो जाती है। और अगर इलेक्ट्रॉन अधिक हो जाए, अर्थात इलेक्ट्रॉन जुड़ जाए, तो वस्तु कैसी हो जाती है, ऋणात्मक। तो आप ये याद रखो कि जब किसी वस्तु में, मैं उसका उल्टा बोलता हूँ, जैसे अगर कोई वस्तु पॉजिटिव है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी या अधिकता। इसका मतलब क्या होगा, सोचो। धनात्मक का मतलब हो गया इलेक्ट्रॉन की कमी और ऋणात्मक का मतलब इलेक्ट्रॉन की अधिकता। सिंपल। ठीक है, तो ये इसकी एक प्रॉपर्टी थी, प्रॉपर्टी नंबर 5, आवेश संरक्षण का नियम। अब हम इसकी अगली प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 6, जो है आपकी आवेश क्वांटीकरण का नियम। ठीक है, इस प्रॉपर्टी को समझने से पहले आप मेरी बात को ध्यान से सुनना कि क्वांटीकरण का मतलब क्या होता है। क्वांटीकरण का मतलब होता है जब कोई भौतिक राशि, जब किसी राशि का मान पूर्णांक हो। पूर्णांक का मतलब होता है 1, 2, 3, 4, 5। समझ रहे हो मेरी बात को। अर्थात मेरे कहने का मतलब ये है, जब किसी भौतिक राशि का मान 1, 2, 3 मतलब पूर्णांक हो, मतलब 0.4, 2/3 ऐसा नहीं हो, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, क्वांटीकृत राशि। एक ऐसी राशि जिसका मान क्या होता है, पूर्णांक होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, क्वांटीकृत राशि। ठीक है, तो आवेश जो है वो भी तो पूर्णांक है, आवेश का मान भी तो पूर्णांक में होगा। कैसे, आवेश कितने होंगे, सोचो। सबसे छोटा आवेश कौन सा होता है, इलेक्ट्रॉन। मतलब 1 इलेक्ट्रॉन, 2 क्या 2.5 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। मैं आपसे बोलूँ कि 2.5 इलेक्ट्रॉन पॉसिबल है, नहीं। क्यों, क्योंकि आपने बताया सर अभी कि इलेक्ट्रॉन से छोटा कुछ भी पॉसिबल नहीं है। तो 1 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, या फिर कितने हो सकते हैं, n इलेक्ट्रॉन, मतलब Ne। मतलब n का मान क्या हो जाएगा आपका, n का मान हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, कुछ भी हो सकता है। मतलब किसी वस्तु के ऊपर जो आवेश का मान है, आवेश को Q से लिखते हैं, वो कितना होगा आपका, Ne। कितना होगा, Ne। इसे ही बोलते हैं हम लोग आवेश क्वांटीकरण का नियम। तो आवेश क्वांटीकरण के नियम को अगर हम समझे तो इसे हम कह सकते हैं, जब किसी भौतिक राशि का मान पूर्णांक हो तो वह राशि क्वांटीकृत कहलाती है, तथा आवेश का मान भी हमेशा क्या होता है, पूर्णांक राशि होता है। इसीलिए हम उसे क्या कहते हैं, आवेश कैसी राशि कहलाती है, क्वांटीकृत राशि कहलाती है। और इसका सूत्र क्या बनेगा, Q + Ne। प्लस माइनस मैंने इसीलिए लगाया क्योंकि n का मान +1 भी हो सकता है और -1 भी हो सकता है, +2 भी हो सकता है और -2 भी हो सकता है। ठीक है, तो n क्या है यहाँ पे, एक पूर्णांक राशि जिसका मान 1, 2, 3, 4, 5, 6 कुछ भी हो सकता है। इलेक्ट्रॉन क्या हो सकता है यहाँ पे, 1.6 10 की -19 कूलम। ई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये है आपकी प्रॉपर्टी नंबर 6। ये भी बोर्ड की तरफ से बहुत, बोर्ड की नज़र देखा जाए तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, आपको इसे ध्यान में रखना है। ये आपकी प्रॉपर्टी नंबर 6। ठीक है, क्या कहलाती है प्रॉपर्टी नंबर 6, आपको समझ में आ चुका होगा। आवेश क्वांटीकरण का मतलब होता है आवेश का मान एक निश्चित होता है, मतलब एक पूर्णांक राशि होती है। ठीक है, अच्छा, सबसे छोटा आवेश कौन सा है, सबसे छोटा, सोचो, सबसे छोटा है इलेक्ट्रॉन। इसीलिए हम लोग इसे बोलते हैं आवेश का क्वांटा। बोर्ड में पूछा भी गया बहुत सी बार कि आवेश का क्वांटा मतलब आवेश का छोटा रूप
कौन है? इलेक्ट्रॉन। तो आवेश का क्वांटा अभी भी किसको कहते हैं अपन? इलेक्ट्रॉन को कहा जाता है। ठीक है, अगली प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ते हैं। अगली प्रॉपर्टी क्या कहती है कि समान आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं? समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और असमान आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ये हमें पता है कि धनात्मक धनात्मक एक दूसरे को क्या करेंगे? प्रतिकर्षित। ऋणात्मक ऋणात्मक एक दूसरे को क्या करेंगे? प्रतिकर्षित। धनात्मक ऋणात्मक एक दूसरे को क्या करेंगे? आकर्षित, क्योंकि इन दोनों की प्रकृति कैसी? असमान। किसी प्रकृति? ये असमान। और ऋणात्मक धनात्मक एक दूसरे को क्या करेंगे? आकर्षित, क्योंकि इन दोनों की प्रकृति कैसी है? असमान। तो असमान हमेशा एक दूसरे को क्या करेंगे? आकर्षित, और समान एक दूसरे को क्या करेंगे? प्रतिकर्षित। ये प्रतिकर्षित, ये आकर्षित। ठीक है, अगली प्रॉपर्टी अपन पढ़ते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 8। अच्छा, किसी भी वस्तु को, अभी हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ा था, ये आपने जैसे देखा था कि इलेक्ट्रॉन की कमी और इलेक्ट्रॉन की अधिकता करते हैं, मतलब किसी वस्तु को धनात्मक और ऋणात्मक बनाते हैं, उस विधि को अपन बोलते हैं आवेशन। क्या पढ़ते हैं उसे? आवेशन। तो आवेशन का मतलब क्या कहलाता है? अगली प्रॉपर्टी नंबर 8, किसी वस्तु को धनात्मक या ऋणात्मक करना, किसी वस्तु को धनात्मक या ऋणात्मक करना, उसे हम कहते हैं आवेशन। और यह 3 प्रकार से किया जाता है। पहला है घर्षण, दूसरा है चालन और तीसरा है प्रेरण। इन तीनों के बारे में हमें पढ़ना है। ठीक है, आवेशन का मतलब क्या कहलाता है? किसी भी वस्तु को धनात्मक या ऋणात्मक करना। अच्छा, धनात्मक ऋणात्मक कैसे करोगे? धनात्मक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? एक बार फिर देखो, धनात्मक के लिए इलेक्ट्रॉन की कमी और ऋणात्मक के लिए इलेक्ट्रॉन की अधिकता। भाई ऋणात्मक है, ऋणात्मक का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन जोड़ दो, और धनात्मक में इलेक्ट्रॉन को क्या कर दो? कमी कर दो। ठीक है, ये जिस विधि द्वारा होता है वो 3 प्रकार की है। घर्षण है, चालन है और प्रेरण है। घर्षण क्या है? घर्षण के लिए हम लोग आगे पढ़ेंगे कि जब 2 वस्तुओं को घर्षित किया जाता है तो समान परंतु विपरीत प्रकृति का आवेश उसमें स्थानांतरित होता है। ठीक है, चालन और प्रेरण हम आगे पढ़ेंगे। उससे पहले हम लोग पढ़ेंगे कूलाम का नियम। इन तीनों वीडियो के बारे में सबसे लास्ट हम पढ़ेंगे अपन। ठीक है, लेकिन अपन अब पढ़ेंगे सबसे पहले कूलाम का नियम। तो ये जो मैंने अभी आपको बताया आवेश के बारे में, कि आवेश 2 प्रकार का होता है। ठीक है, ये आवेश के बारे में बताया मैंने आपको। ठीक है, उसके बाद मैंने आवेश की गुणधर्मों के बारे में बताया। इन सब के बाद में अपन जो पढ़ने जा रहे हैं वो इस चैप्टर का सबसे पहला जो टॉपिक है वो है आपका कूलाम का नियम। अब अपन पढ़ेंगे इसके अंदर कूलाम का नियम। ठीक है, तो कूलाम का नियम पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ बातें समझाता हूँ कि कूलाम का नियम केवल स्थिर और बिंदु आवेशों के लिए वैध है। स्थिर का मतलब होता है जो आवेश विराम अवस्था में है। ठीक है, और बिंदु का मतलब होता है बिल्कुल छोटा आवेश। ठीक, कूलाम नाम का एक वैज्ञानिक था, उन्होंने क्या कहा, ध्यान से सुनना, मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ। ठीक है, जब 2 आवेश है, जब 2 आवेश मान लेते हैं, एक आवेश ले लेते हैं अपन Q1 और दूसरा आवेश ले लेते हैं Q2। ठीक है, ये दोनों आवेश कैसे हैं? विराम अवस्था में। और कैसे हैं आपके? बिंदु का मतलब होता है बहुत छोटे, मतलब पॉइंट साइज के। इनको किसी दूरी के साथ में इन दोनों को परस्पर रखा गया है। ठीक है, मान लो दोनों कैसे हैं आपके? समान प्रकृति के। समान का मतलब ये हो गया है दोनों धनात्मक हैं या दोनों ऋणात्मक है। तो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? अगर दोनों धनात्मक हुए तो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? आप एक दूसरे को प्रतिकर्षित, ये वाला आवेश इसको प्रतिकर्षित करेगा और ये आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेगा। अच्छा, ये आकर्षण और प्रतिकर्षण आप इसको इस तरीके समझ सकते हो, जैसे हम लोग पृथ्वी के ऊपर खड़े हुए हैं, हम किसी बॉल को ऊपर फेंकते तो कहाँ आती है? नीचे। ठीक है, जब हम 2 चुंबकों को पास में रखते हैं तो क्या करते हैं वो? या तो एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रतिकर्षित करते हैं, या फिर क्या करते हैं? वो आकर्षित करते हैं। उसी प्रकार से 2 आवेशों को भी पास में रखोगे तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे? आकर्षित करेंगे या फिर क्या करेंगे? प्रतिकर्षित। तो इधर हम लोगों ने उदाहरण लिया है, 2 आवेशों को समान प्रकृति के आवेशों की दूरी पर रखा गया है तो दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित किया, मतलब दोनों ने एक दूसरे पर क्या आरोपित किया? बल। मतलब इसके ऊपर भी एक बल लगा और इसके ऊपर भी एक बल लगा। ठीक है, अब ये बल कितना लगा ये बताया था कूलाम ने, कि ये बल कितना लगा ये तो बताओ। तो कूलाम ने कहा कि इस बल का मान इन दोनों आवेशों के मान के गुणनफल के समानुपाती है। अर्थात कैसे लिखोगे उसको? ऐसे, दोनों आवेशों के मान
मतलब Q1 और Q2, इन दोनों के गुणनफल के क्या है, समानुपाती। मतलब दोनों के बीच में लगने वाले बल का मान दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती है तथा इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है, मतलब 1/, में है। व्युत का मतलब होता है उल्टा। क्या लिखा मैंने, F व्युत्क्रमानुपाती है r² के, मतलब उन दोनों के बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती है। ठीक है, अगर इन दोनों को एक साथ लिखें, इन पहली इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 1-2 को साथ में लिखें तो ऐसे लिखोगे, F समानुपाती Q1 Q2 अपॉन r²। ठीक है, मैं अब वापस नोट्स के ऊपर आ जाता हूँ, वहाँ पे मैंने अच्छे से लिखा है। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है कि क्या लिखा है, जब दो बिंदु आवेशों को परस्पर किसी निश्चित दूरी पर रखा जाता है तो वह एक दूसरे को आकर्षण या प्रतिकर्षण करते हैं, उसके कारण से वो एक दूसरे को क्या करते हैं, बल आरोपित करते हैं। ठीक है, मतलब दो आवेशों को पास पास में रखोगे तो वो क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को या तो आकर्षित कर रहे हैं या फिर क्या कर रहे हैं, प्रतिकर्षित। अब इस आकर्षण प्रतिकर्षण के कारण से जो बल उत्पन्न हुआ, उस बल का मान उन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती है। उन दोनों आवेशों के Q1 और Q2 के गुणनफल के समानुपाती है तथा उन दोनों के बीच की दूरी, मतलब उन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है, मतलब 1/, में। इस तरीके से लिखते हैं इसको। ठीक है, 1/r²। जैसे मैंने यहाँ पे दोनों डायग्राम बनाए हैं, ये इन दोनों का नेचर कैसा है, समान है, और इन दोनों का नेचर कैसा है, विपरीत है, आप देख सकते हो। ठीक है, ये Q1 ये Q2 एक दूसरे को अगर प्रतिकर्षित करेंगे तो दोनों को बल की दिशा कहाँ होगी, बाहर की ओर होगी। अगर दोनों एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, दोनों बल की दिशा कहाँ होगी, एक दूसरे की ओर होगी। इन दोनों बलों का मान समान होता है और ये कितना होता है, F का मान होता है Q1 Q2 अपॉन r²। अब मैंने यहाँ पर क्या किया, इस समानुपाती को हटाकर मैंने यहाँ पे एक नियतांक लगाया। ठीक है, और उस नियतांक कितना है, वो K। इस K का क्या नाम दिया मैंने, समानुपाती स्थिरांक या फिर स्थिर वैद्युतिक स्थिरांक भी इसे कहा जाता है, जिसका मान होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये आपको याद रखना है। ठीक है, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/4πε0। ये जैसे मैंने लिखा है, इसे बोलते हैं एप्सिलॉन। क्या बोलते हैं इसे, एप्सिलॉन। ये K का मान है। ये K का मान कितना लिख सकते हैं अपन, 1/4πε0। ठीक है, ये एप्सिलॉन क्या होता है, ये अगले टॉपिक में पढ़ेंगे अपन, इसके जस्ट बाद में, मतलब इस पेज के बाद में पढ़ेंगे। लेकिन अभी याद रखो, एप्सिलॉन इसे बोलते हैं, चलो बता देता हूँ मैं, निर्वात या माध्यम की विद्युतशीलता। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, निर्वात या माध्यम की विद्युतशीलता। ठीक है, मैं इसको बाद में लिख दूंगा यहाँ पर। अभी यहाँ पर देखो, F को क्या लिख सकते हैं, इन दोनों के बीच में कितना बल लगा, F = K Q1 Q2 अपॉन r²। ये आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण फॉर्मूला है। इसे आपको याद रखना है कि कूलाम का जो नियम था, उसके आधार पर कूलाम ने जो बल का सूत्र दिया, जब दो आवेशों को किन्हीं दूरी पर रखा जाता है, वो कितना होता है, F = K Q1 Q2 अपॉन r²। इसको दिमाग में फिट कर लो कि दो आवेश, दोनों के बीच की दूरी r, और उन दोनों के बीच में कितना बल लगता है, K Q1 Q2 अपॉन r²। अगर K का मान अगर अपन 4πε0 रख दें तो ये हो जाएगा Q1 Q2 अपॉन 4πε0 r²। ये फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ हवा या निर्वात के लिए वैध है। माध्यम में यह फॉर्मूला परिवर्तित हो जाएगा, जो नया फॉर्मूला बनेगा। लेकिन अभी जो आप सूत्र बना वो आपको याद रखना है कि इसका मान कितना आया, K Q1 Q2 अपॉन r²। ये था आपका कूलाम का नियम। तो कूलाम का नियम क्या कहता है, दो आवेशों को किन्हीं दूरी पर रखोगे, वो एक दूसरे को या तो आकर्षित करेंगे या फिर क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे, या फिर क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। क्योंकि दोनों की नेचर अगर समान हुई तो दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, और दोनों विपरीत हुई तो दोनों एक दूसरे क्या करेंगे, आकर्षित। तो इस आकर्षण और प्रतिकर्षण के कारण से जो बल उत्पन्न होता है वो कितना होता है, K Q1 Q2 अपॉन r²। जहाँ पर K का मान आपको याद रखना है, जो कितना होता है, 9.10⁹ न्यूटन × मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये इसकी इकाई है जो आपको याद रखनी है। या फिर इसको लिख सकते हैं 1/4πε0
भी लिख सकते हैं। ये है आपका कूलम का नियम। इसके ऊपर बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आते हैं, ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, बट इसके लिए आपको याद क्या रखना पड़ेगा, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। थैंक यू।